सो वी वर स्टडीइंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसके ऑब्जर्वेशंस हमने लिख लिए थे, उसके एक्सप्लेनेशन हमको लिखने थे। यहां तक तुम लोगों ने लिख लिया था, राइट? याद है? यू हैड रिटन अप टिल ईयर काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ई वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल, लिख लिया था। चलो, तो क्लास की शुरुआत थोड़ा लिखने से स्टार्ट करनी पड़ेगी। यू विल हैव टू राइट डाउन अ लिटिल, और फिर मैं आज ये लिखने के बाद आपको सब कुछ समझाता हूँ कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कैसे है, इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। जैसे जैसे आप लोग क्वेश्चंस करते जाओगे वैसे वैसे आपको ये सारे फॉर्मूलेज और कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से लिख लो, ज्यादा पॉइंट्स नहीं है, कुछ 4 पॉइंट्स हैं, तो ये 4 पॉइंट्स जल्दी से लिख लो और फिर अपन इसको समझना शुरू करते हैं। ओके, एक्सप्लेनेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट से लिख लो जल्दी से, फिर मैं समझाता हूँ। राइट इट डाउन। और जब ऊपर स्क्रॉल करना हो तो बता देना, आई विल स्क्रॉल इट अप। ये फर्स्ट पॉइंट है कि इस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स ये दिया हुआ है। फाई को हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं वर्क फंक्शन, और उस वर्क फंक्शन का मीनिंग भी यहाँ ब्रैकेट में लिखा हुआ है। क्या मतलब है वर्क फंक्शन का? दिस इज एच न्यू बेटा, दिस इज एच न्यू। फ्रीक्वेंसी, फोटोन की फ्रीक्वेंसी याद है? एनर्जी ऑफ फोटोन एच न्यू अपन ने पढ़ा था। कितना स्लो लिख रहे हो, जल्दी लिखो। अब इससे ज्यादा ऊपर स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है ना, ये तो इक्वेशन है, यहाँ से इतना तो लिख लो, जल्दी लिख लो, थोड़ा सा जल्दी लिखो, फिर सब समझेंगे अपन कि क्या क्या है। बच्चों, टेस्ट सिलेबस की बात कर लेंगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द क्लास। ओके, IE stands for ionization energy. IE stands for ionization energy. हाँ दिव्यांशु बेटा, आज की क्लास का भी पहला टॉपिक ही चल रहा है जो पिछली क्लास से कंटिन्यूड है।
स्क्रॉल बैक तो नहीं कर पाएंगे बेटा दिव्यांशु, अभी जो चल रहा है वो लिख लो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी जीरो मतलब इलेक्ट्रॉन इज नॉट मूविंग, वेलोसिटी इज जीरो, इलेक्ट्रॉन इज एट रेस्ट। सब समझाऊंगा। क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या है, इन टर्म्स को लिख तो लो एक बार जल्दी से, फिर सब समझाता हूँ मैं। IE is ionization energy. तो आप बताऊंगा कि किस वर्ड का क्या मतलब है, लिख तो लो जल्दी से। अभी डाउट पूछोगे तो टाइम जाएगा, सब कुछ समझाना स्टार्ट करूंगा तो एक एक वर्ड उसमें आएगा। फोटो एक्टिव, क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो क्या होता है। हाँ हाँ उत्कर्ष बेटा, क्यों नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। जल्दी लिख लो, फिर आई स्क्रॉल इट अप अ लिटिल। दिस इज द लास्ट पॉइंट। एक टेबल दी हुई है, एनसीईआरटी में भी दी है, वर्क फंक्शन की, जो इस बात को सपोर्ट करती है कि आयनाइजेशन एनर्जी या वर्क फंक्शन लिथियम का सबसे ज्यादा है, उससे कम सोडियम का, उससे कम पोटेशियम का, उससे कम रुबीडियम। अच्छा रुबीडियम इसमें दिया नहीं है, बट रुबीडियम सीजियम नीचे जाता जाएगा, और ये तुमको बाकी कुछ मेटल्स के वर्क फंक्शन दे रखे हैं। तो लिथियम इज ग्रेटर देन सोडियम इज ग्रेटर देन पोटेशियम। टेबल बनाना चाहो बना लो, मतलब इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस, रेफरेंस के लिए दी हुई है और कुछ नहीं है। यहाँ तक जरूर लिखना है, यू हैव टू राइट टिल हियर सीजियम इज मोस्ट फोटो सेंसिटिव। यहाँ तक लिख लो, फिर मैं सब सब पॉइंट्स जो तुमने लिखे हैं वो सब समझाता हूँ। हो सकता है इन पॉइंट्स को लिख के तुमने भी कुछ कुछ दिमाग में सोचा होगा, तो जब मैं समझाऊंगा तो यू विल बी एबल टू कंपेयर कि जो तुमने सोचा था और जो मैं बता रहा हूँ उसमें कितना तुमने सही सोचा, कितना गलत। अमन तो कोशिश ही तो करनी है बेटा कि तुम्हें यही तो कोशिश करनी है कि कुछ तो सोचो समझो, बाकी मैं तो समझाऊंगा ही। आयनाइजेशन एनर्जी इंक्रीजेज नहीं बेटा, डाउन द ग्रुप कम होती है आयनाइजेशन एनर्जी। चलो लिखा तुम लोगों ने, लिख लिया तो समझे। हाँ, अच्छा बाकी मुझे एक बात और बता दो, वायलेट लाइट और रेड लाइट में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है। वायलेट लाइट और रेड लाइट में से फ्रीक्वेंसी किसकी ज्यादा होती है, वायलेट की, ठीक है। वायलेट हैज हायर फ्रीक्वेंसी,
ज्यादा फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, ठीक है। हायर फ्रीक्वेंसी होगी तो एनर्जी भी ज्यादा होगी, तो एनर्जी ज्यादा है। तो ये बता रहा है कि पोटेशियम जो है वो हायर एनर्जी पे फोटो एक्टिव है, लोअर एनर्जी पे नहीं है। अब इस सबका मतलब अपन समझ लेते हैं एक एक करके। लिख लिया ना सब लोगों ने? लिख लिया? जल्दी जल्दी। ये टेबल भले ही नहीं बनाओ तो चल जाएगा, टेबल तो ठीक है, एनसीईआरटी में दी हुई है। इस टेबल को नहीं भी बनाओगे तो चल जाएगा। यहाँ तक लिख लिया सबने? टेबल बना लियो तो अच्छी बात है, नहीं बनाओगे तो चल जाएगा। आ जाओ, चलो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट दिस मीन्स। इस सब का मतलब क्या है? चलो बना ली तो बहुत ही अच्छी बात है बेटा। देखो बच्चों, अब हो क्या रहा है, क्या ऑब्जर्वेशन था और उसको कैसे एक्सप्लेन किया है, सुनो इस बात को। यहाँ पे कोई मेटल की प्लेट है, इस पे मान लो पहले हमने फ्रीक्वेंसी 1 की लाइट डाली, न्यू 1 की लाइट डाली। इस न्यू 1 की लाइट पे इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा है, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट। नो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा है, ठीक है। फिर क्या किया उनने? उनने इस एक्सपेरिमेंट में फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया, न्यू 2। तो न्यू 2 इज ग्रेटर देन न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 3। ठीक है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया तो फोटोन हायर एनर्जी का हो गया, हायर एनर्जी का फोटोन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी मेटल था, यहाँ पर जो भी मेटल था, ये मेटल प्लेट है, दिस इज मेटल प्लेट। अब इसको ध्यान से सुनते जाना। यहाँ पे जो भी मेटल था उसमें एटम्स हैं, उन एटम्स में इलेक्ट्रॉन हैं। और वही एग्जांपल ले लेते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी लगती है। तो इस एनर्जी को अपन कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। ये बात समझ आती है? इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको कहते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। किसी भी इलेक्ट्रॉन को अगर एटम से बाहर निकालना है तो जो एनर्जी देनी पड़ेगी उसको कहेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। इसको डिटेल में अपन पीरियोडिक टेबल में पढ़ेंगे, डिफाइन भी करेंगे। अब ये 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए थी। और न्यू 1 जो था अपना पहला जो फोटोन था, वन फर्स्ट फोटोन, वो न्यू 1 फ्रीक्वेंसी का था। और लेट से उसकी एनर्जी जो थी न्यू 1 की थी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा था, याद है? बताया था तुमको जब डुअल नेचर आया था, तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ रहा था। सेकेंड फोटोन जो तुमने डाला न्यू 2 फ्रीक्वेंसी का, उसकी एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, उसकी एनर्जी अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो क्या इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा? आ जाएगा, है ना। तो इस केस में इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अच्छा, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी जब ये बाहर आएगा? तो 0। यानी कि इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि जितना उसको बाहर आने के लिए चाहिए था उतनी एनर्जी मिली, सिर्फ सिर्फ वो एटम से कूद के बाहर आ पाया है, ठीक है। उसको बाहर आने के लिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, हमने उसको 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे दी, तो बस वो एटम से बाहर आके अलग हो गया। उसको कोई एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं मिल रही है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बच्चों? 0। इट विल बी एट रेस्ट, बाहर आके रुका रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? तीसरा फोटोन डाला। अब इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया? तीसरा फोटोन डाला। लेट्स से यू हैव अ थर्ड फोटोन, और इसकी एनर्जी और भी ज्यादा है, न्यू 3 इज ग्रेटर देन न्यू 2। तो ये थर्ड फोटोन डाला न्यू 3, और इसकी एनर्जी थी लेट्स से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब इस केस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन कितनी हो जाएगी बच्चों, बताओ? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगी या नहीं होगी? 10 तो खर्च हो गई 15 में से। फोटोन आया, है ना, यहाँ से फोटोन आया, उसने इसको 15 दी, 15 में से इसने 10 तो खर्च कर दी, तो बाहर आने पे बची कितनी? 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी बचेगी वो कहाँ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी में। कोई इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया है तो अब उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, तो ये हो गई काइनेटिक एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अब देखो, जो कुछ पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सारे यहाँ पे समझ में आएंगे। कैसे आएंगे? देखो यहाँ पे फॉर्मूला भी आ गया अपना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या ही बच्चों, तुमने लिखा एनर्जी ऑफ फोटोन,
15 थी, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी लिखा तुमने, है ना, यही किया ना। फोटोन की एनर्जी 15 थी, वो यहाँ रख दी, उसमें से माइनस क्या कर दिया, आयनाइजेशन एनर्जी, तो बचा हुआ क्या आ गया, काइनेटिक एनर्जी। यही किया अपन ने। अच्छा, इसी को अपन ने फॉर्मूले में लिखा था नोट्स में, ठीक है। अपन ने नोट्स में क्या लिखा था, हमने लिखा था काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी ऑफ फोटोन, क्या लिखते थे, एच न्यू लिखते थे बच्चों अपन। एच न्यू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो, एनर्जी ऑफ फोटोन होती थी, माइनस आयनाइजेशन एनर्जी को हमने लिखा हुआ है फाई, आयनाइजेशन एनर्जी या फिर फाई। फाई जो है वो वर्क फंक्शन है, या मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, यही लिखा था ना फाई को, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। तो मिनिमम एनर्जी कितनी लग रही थी अपने को, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कितनी लग रही थी, मिनिमम एनर्जी 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई बात समझ में। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वर्क फंक्शन, आयनाइजेशन एनर्जी, एक ही बात है, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं, ये जो फाई है इसको आयनाइजेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं कहेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कब आएगा बताता हूं, या वर्क फंक्शन, एक ही बात है। आयनाइजेशन एनर्जी कहो या वर्क फंक्शन कहो, एक ही बात है। इतना समझ में आया। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी यहीं से समझ में आएगी बच्चों। ये बताओ कि कम से कम जितनी एनर्जी चाहिए थी फाई, उसके लिए कौन सी फ्रीक्वेंसी यूज हो रही थी, न्यू वन या न्यू टू या न्यू थ्री, कौन सी यूज हो रही थी। मिनिमम ये जो फाई था, इतनी एनर्जी के लिए कौन सा फोटोन लग रहा था, वन, टू या थ्री, टू, है ना। जब अपन सेकंड फोटोन डाल रहे थे तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आ रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 थी, याद आ रहा है, अभी बताया था। जब अपन ने सेकंड फोटोन डाला था, सेकंड, तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, तो मिनिमम एनर्जी के लिए फ्रीक्वेंसी कौन सी आ रही थी, न्यू टू, है ना। इसको कहते हैं क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो फ्रीक्वेंसी जिस पे इलेक्ट्रॉन सिर्फ बाहर आए, जस्ट बाहर आए, उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो, उस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे क्रिटिकल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये बात समझ में आती है। न्यू वन तो कुछ नहीं होता बेटा, न्यू वन तो जनरल फ्रीक्वेंसी है। तो यहाँ पे अपन ने क्या कर दिया, न्यू टू वाली इसको न्यू नॉट कह दिया, न्यू टू को हमने कह दिया न्यू नॉट। बिल्कुल बिल्कुल, डबल एनर्जी दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। अभी इसको क्वेश्चन में करेंगे तो और भी क्लियरली समझ में आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं कि इस फाई की जगह इसकी जो एनर्जी है, ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, इसको एच न्यू टू लिख सकते हैं अपन, एच न्यू टू लिख सकते हैं बच्चों। तो बस अब इसको न्यू टू की जगह क्या कर दिया कि थ्रेशोल्ड को अपन लिख देते हैं न्यू नॉट। ये एनर्जी को अपन ने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या लिख दिया, एच न्यू नॉट। तो अपन 10 की जगह, फाई की जगह क्या रख सकते थे, एच न्यू नॉट भी रख सकते थे, फाई की जगह एच न्यू नॉट भी रख सकते हैं। बिल्कुल बेटा, थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी नहीं, लेकिन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की जो एनर्जी है, ठीक है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट है, इसकी जो एनर्जी आएगी वो आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल आएगी, ठीक है। बात समझ में आ रही है। और फिर अभी जस्ट क्वेश्चन कराऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो बस इसी फॉर्मूले को क्या कर दिया अपन ने, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू, ये जिस भी फ्रीक्वेंसी का तुमने फोटोन डाला माइनस एच न्यू नॉट, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का फोटोन की एनर्जी, है ना। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पर जो फोटोन था उसकी एनर्जी। तुमको ये पता चल गया कि इतनी एनर्जी के फोटोन को डालने तो इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आता है, तो ये एनर्जी और ये एनर्जी बराबर हो गई, हुई ना। आया समझ, 100% नहीं, एटलीस्ट 80% समझ में आया। और अभी मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, तो आपको क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा, है ना। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको कुछ क्वेश्चन से करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं। इसको नोट करना चाहोगे क्या तुम, थोड़ा ज्यादा रैंडम हो जाएगा।
चलो मैं बता देता हूँ क्या नोट करना है, लिखो। मैं बता देता हूँ, तुम्हें नोट करना ही है ना, तो लिखो। लिखो, लेट देयर बी 3 different frequency photons। ठीक है, किसके बाद लिखना है? इसके बाद ही लिखना है, इसके बाद लिखना है, इसके बाद डायरेक्टली यहीं से लिख लो। मैं तुम्हें बता देता हूँ और लिखते वक्त क्लियर भी हो जाएगा। लेट देयर बी 3 different frequency photons, nu 1 less than nu naught less than nu 2, nu 1 less than nu naught less than nu 2। ठीक है, लिखा यहां तक? on on incident of these 3 photons on a metal plate, on a metal plate, it was observed that on incident of these 3 photons on metal plate, it was observed that nu 1 no electron emitted, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा nu 1 डालने पे। nu naught electron emitted with kinetic energy equal to 0। बिल्कुल डायग्राम बनाना और इसी तरीके से लिखना है। और nu 2 electron emitted with some kinetic energy। ठीक है, तो ये 3 ऑब्जर्वेशन थे कि न्यू 1 का फोटोन डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता है, न्यू नॉट का डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है लेकिन जीरो काइनेटिक एनर्जी के साथ, और न्यू 2 का डालते हैं तो इलेक्ट्रॉन निकलता है कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। यहां तक लिखा? ठीक है। जसवीनी बेटा, पिछली वाली जो एग्जांपल्स थे उसके उससे मिक्स मत करो। ये मैंने नए टर्म्स यूज किए हैं, ठीक है। न्यू 1 न्यू 2 न्यू 3 की जगह मैंने न्यू 1 न्यू नॉट और न्यू 2 यूज किया है। ठीक है, पिछले वाले को इससे रिलेट मत करना, उसके टर्म्स अलग थे। अब देखो हम क्या कह सकते हैं। अभी तुमको इतना पता था कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती थी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तुमने लिखा था कि सर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस फाइव, लिखा था तुमने, एच न्यू माइनस फाइव, है ना। ये एनर्जी इंसिडेंट थी, इतनी एनर्जी का फोटोन डाला, इतनी एनर्जी उसको बाहर निकालने को लगती है। तो फर्स्ट केस में तो इलेक्ट्रॉन बाहर ही नहीं आ रहा है। सेकंड केस में फॉर न्यू नॉट काइनेटिक एनर्जी कितनी थी बच्चों? काइनेटिक एनर्जी कितनी थी न्यू नॉट के लिए? जीरो, है ना। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। देयरफॉर क्या आ गया? जीरो इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट माइनस फाइव आ गया। तो फाइव की वैल्यू किसके बराबर हो गई? एच न्यू नॉट इज इक्वल्स टू फाइव आ गया। आया। तो होता क्या है कि वो फोटोन जिस पे इलेक्ट्रॉन जस्ट बाहर आता है, उस फोटोन की फ्रीक्वेंसी को क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी कहते हैं या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। थ्रेशोल्ड इसलिए कि उससे कम फ्रीक्वेंसी हुई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा ही नहीं। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी एट विच द इलेक्ट्रॉन कम्स आउट इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मिनिमम frequency at which electron is emitted is known as threshold frequency।
ठीक है, थ्रेशोल्ड मतलब लिमिट। आई बात समझ में? हाँ बिल्कुल, दिस इज इक्वल टू, इसकी जो एनर्जी आएगी एच न्यू नॉट, ये एनर्जी को वर्क फंक्शन के बराबर या आयनाइजेशन एनर्जी के बराबर होगी। इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है उतनी जस्ट मिल रही है। जैसे हमारे एग्जांपल में 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए थी, तो इससे एग्जैक्टली 10 मिलेगी, तो इसको इस फ्रीक्वेंसी को कहेंगे क्रिटिकल या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो इससे अपना दूसरा फॉर्मूला भी बन के आ गया, और तुमको ग्राफ जो बनाया था वो भी यहीं से समझा देता हूं मैं, ठीक है। और दिस इज अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर अ गिवन मेटल। किसी एक मेटल के लिए उसकी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड होगी, उससे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी लगती है वो फिक्स्ड है, वो बदलेगी नहीं, कि अगर एक मेटल को 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तो उतना ही चाहिए। तो इसका इसका रिप्रेजेंटेशन न्यू नॉट है, ठीक है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, थ्रेशोल्ड को अपन नॉट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। लिख लिया सबने? ठीक है, तो अपना इससे दूसरा फॉर्मूला भी बन के आ जाता है बच्चों। अगर तुम इसको लिखोगे तो यहां से हमारा दूसरा फॉर्मूला भी बन के आ गया, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। फाइव की जगह हम एच न्यू नॉट रख सकते हैं यूजिंग टू, है ना। एच न्यू नॉट रख सकते हैं किसकी जगह? फाइव की जगह। तो फाइव की जगह हमने एच न्यू नॉट को रख दिया, तो हमारा फॉर्मूला बन के आ गया काइनेटिक एनर्जी इज एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। इससे हमारा ग्राफ भी अभी एक्सप्लेन हो जाएगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी, बिल्कुल ठीक है, लिखा। इसी से हम ग्राफ भी बना देते हैं बच्चों। हमने एक ग्राफ बनाया था काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी। तो ये बताओ, जब फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट की इक्वल होगी, यहाँ पे अगर न्यू नॉट रख दूं तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी? 0 आएगी। तो यही हमने ग्राफ बनाया था पहले भी, तुमने जो बनाया था इसको कहा था न्यू नॉट। जहां हमने ग्राफ में से लिखा था इसको कहा था थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ऐसा कुछ ग्राफ बनाया था। अच्छा, तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाऊंगा, ये तो कांस्टेंट है, दिस इज कांस्टेंट। तो y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी टाइप की इक्वेशन दिख रही है नहीं? है काइनेटिक एनर्जी y एक्सिस पे है, फ्रीक्वेंसी x एक्सिस पे है, h जो है वो स्लोप है, दिख रहा है, और ये कांस्टेंट है। तो अब ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई, स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। तो इसका ग्राफ जब बनेगा तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हमने जो तीन फ्रीक्वेंसी ली हैं, न्यू नॉट तो थ्रेशोल्ड हो गई, हमने न्यू टू इससे बड़ी ली थी, तो न्यू टू यहाँ कहीं आएगी, और न्यू वन जो है वो इसके पहले आएगी। तो न्यू वन पे काइनेटिक एनर्जी है ही नहीं, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता, ठीक है। न्यू नॉट पे इलेक्ट्रॉन पहली बार निकलता, और न्यू टू पे कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। न्यू टू पे इलेक्ट्रॉन जो है वो कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलेगा। ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ाते जाओगे, जैसे तुमने 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला था, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन डाला था तो काइनेटिक एनर्जी 0 आई थी। 15 का डाला था तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी? 5 आई थी, याद है? अच्छा, 20 का डाल दोगे अगर तो कितनी आ जाएगी? 10, है ना। 30 का डाल दोगे तो कितनी आ जाएगी? 20। अच्छा, 5 का डालोगे तो कितना आएगी? अब बेसिकली इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, है ना, इलेक्ट्रॉन ही निकलेगा, याद रखो, इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं, निकलता ही नहीं है। तो कम से कम 10 का चाहिए, तो उसके लिए जो फ्रीक्वेंसी, उसको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहा, उस फ्रीक्वेंसी से ज्यादा फ्रीक्वेंसी डालोगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। उससे कम फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रॉन डाला तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ही नहीं। आई बात समझ में? और जब तक सवाल नहीं करोगे तब तक 100% तो नहीं आएगी, बट काफी क्लियर हो गई होगी। चलो,
10 बेटा एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं है 10 और 10, क्योंकि नंबर आसान है इसलिए मैं एग्जाम्पल ले लेता हूं, बट दैट इज हाउ इट इज। ओके, ठीक है। तो इसको अपन क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। जब तक तुम क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक बेटा बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं आएगी। तो मैं तुम्हारे लिए फटाफट से क्वेश्चन निकालता हूं, उस क्वेश्चन के थ्रू हम समझना शुरू करते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है। सब सब समझाऊंगा, लिखो लिखो। स्ट्रेट लाइन भी समझेंगे बेटा, पहले लिख लो अभी सवाल। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c से आएगा। क्वेश्चन लिखो बच्चों, क्वेश्चन लिखो। हाँ बेटा, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी ना, टेम्परेचर से नहीं फर्क पड़ेगा, इट इज अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी, न्यू नॉट। लिखो बच्चों क्वेश्चन। अपन क्वेश्चन से समझते हैं, क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी ही समझते हैं क्या होता है। लिखो, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर एमिशन ऑफ, minimum energy required for emission of photoelectrons from surface of a metal, from surface of a metal is 4.95 into 10 to the power minus 19 joules। तो ये जो लिखी तुमने एनर्जी, इस एनर्जी को क्या कहेंगे? इस एनर्जी को क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एनर्जी या वर्क फंक्शन। वेरी गुड वेरी गुड, आयनाइजेशन एनर्जी या वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी भी कहते हैं, बिल्कुल यही एनर्जी तुमको दी है। वेरी गुड, पहली बात तुमको समझ में आई। उसके आगे लिखो, क्वेश्चन का पहला पार्ट तुम्हें समझ में आ गया, आगे लिखो, कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी। कैलकुलेट द क्रिटिकल फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट एंड द corresponding wavelength in bracket lambda। हाँ तन्वी बेटा, and the corresponding wavelength lambda of photon required, to eject, required to just eject कर देना, to just eject a photo electron, take h equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule seconds। ठीक है, तो पहला पार्ट करके बताओ मेरे को। तो फ्रीक्वेंसी, आयुष बेटा तुमने थोड़ा सा गड़बड़ किया है। प्रथमेश तुमने वेवलेंथ निकाली है तो ठीक है। आयुष 7 पॉइंट के बाद थोड़ा सा गड़बड़ है। आसिम बेटा ठीक है। गर्व, ये तुमने क्या निकाला है, फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ क्या निकाली है? हाँ स्नेहा बेटा ठीक है। प्रेशा ठीक है। समृद्धि बेटा पावर चेक करो, विधान चेक करो आंसर। अक्षर ठीक है बेटा। पुष्कर थोड़ा गड़बड़ है। करेक्ट। शशांक पावर्स में मिस्टेक की है तुमने, देखो
तरुण इसको करेक्ट। राजश्री बेटा थोड़ा सा आपने 7 के बाद डेसिमल में गड़बड़ की है कुछ तो। संजय दा 10 की पावर में मिस्टेक है। तो बेटा बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, बता दूं आंसर जल्दी से फटाफट से, बहुत ही सिंपल है, बता दूं। तो कहा क्या था आपको, वर्क फंक्शन दे रखा है, फाई की वैल्यू दे रखी है और न्यू नॉट निकालना है। तो अभी लिखा था तुमने कि फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट, लिखा था। लिखा था या नहीं? अरे भाई रिप्लाई तो करो। हाँ तो बस वाई वैल्यूज रख दो। यू हैव 4.95 into 10 to the power minus 19 joules is equals to 6.6 into 10 to the power minus 34 into new naught. इसको सॉल्व कर दोगे तो you'll get new naught. So this will be 4.95 upon 6.6 into 10 to the power minus 19 plus 34. So this should come out to be approximately 7.5 आ जाना चाहिए। 7.5 into 10 to the power एक इधर ले आते हैं, 10 to the power 14 हर्ट्ज आ जाएगा या पर सेकंड, ये आना चाहिए फ्रीक्वेंसी का आंसर। अच्छा तुमको स्क्रीन नहीं दिख रही? ओके लेट मी चेक, जस्ट अ सेकंड। अब दिख रहा है आंसर? ठीक है ओके। और इसी फ्रीक्वेंसी के लिए वेवलेंथ चाहिए, तो वो तो हमको निकालनी आती है बच्चों, आती है या नहीं? तो लैम्डा इज इक्वल्स टू सी बाय फ्रीक्वेंसी, तो 3 इंटू 10 टू दावर 8 अपॉन 7.5 इंटू 10 to the power 14, तो दिस विल कम आउट टू बी 4 इंटू 10 to the power minus 7 मीटर्स। तो ये तुम्हारी करस्पॉन्डिंग वेवलेंथ आ गई। आई बात समझ में? इसका मतलब भी समझा देता हूं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ कि इस जो भी मेटल है ना, ये जो भी मेटल है, इस मेटल पे से अगर इलेक्ट्रॉन निकालना है तो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालना पड़ेगा। इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या? इससे कम फ्रीक्वेंसी का फोटोन डालोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, तो ये क्रिटिकल हो गई। इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी का डाल दोगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, आएगा, है ना। और उसकी एनर्जी अपन निकाल लेंगे यूजिंग दी फॉर्मूला। बात समझ में आती है? चलो और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। लिखो बच्चों क्वेश्चन, लिखो लिखो क्वेश्चन लिखो, राइट डाउन अ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो। In order to increase the kinetic energy of ejected photoelectrons, in order to increase the kinetic energy of ejected photoelectrons, comma, there should be an increase in your options are A, intensity of radiation, B, wavelength of radiation, C, frequency of radiation,
या फिर डी, बोथ वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। तो क्या बढ़ाएं जिससे काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाए? सी आएगा ना? गुड, आंसर इज सी। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं, एक बात बताओ, इस पिछले सवाल में अगर मैं 7.5 इंटू 10 पावर 14 हर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी से कम फ्रीक्वेंसी के एक फोटोन की जगह 10 फोटोन डाल दूं तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा क्या? नहीं आएगा, याद रखना है। कम से कम उतनी एनर्जी चाहिए एक ही फोटोन से, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। और हर एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं? एक फोटोन से कितने इलेक्ट्रॉन बाहर आ सकते हैं? एक। ये हमेशा याद रखना, एक फोटोन से एक ही इलेक्ट्रॉन बाहर आ पाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन के लिए एक ही फोटोन चाहिए। 4 फोटोन मिलके एक इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकते। ठीक है, ये याद रखना है। चलो अब थोड़ा कैलकुलेशन वाला सवाल कर लेते हैं। लिखो बच्चों सवाल। सवाल लिखो। The threshold wavelength for ejection of electrons, अर्पित बेटा वेवलेंथ बढ़ाओगे तो एनर्जी कम होती है। ठीक है, वेवलेंथ बढ़ाने पे एनर्जी कम होती है, उल्टा है। तो वेवलेंथ को कम करना पड़ेगा अगर एनर्जी बढ़ानी। तो लिखो बच्चों सवाल। द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ फॉर एजेक्शन, द थ्रेशोल्ड wavelength for ejection of electrons from a metal is 330 nanometers. Full stop. 330 nanometers. Full stop. The work function for the photoelectric emission, the work function for the photoelectric emission from the metal is, ये तुमसे पूछा गया है। और h की वैल्यू लेनी है आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड्स। और आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। यू आर गिवन 4 ऑप्शंस। ए 1.2 इंटू 10⁻⁻18 जूल्स। बी 6.0 इंटू 10⁻⁻19 जूल्स। सी 1.2 इंटू 10⁻⁻20 जूल्स। या फिर डी। बच्चों कन्वर्जन याद करो, अब मैं नहीं बताऊंगा, बहुत हो गया, इतनी बार बता चुका हूँ। नैनोमीटर, एंगस्ट्रॉम, बार बार वही गड़बड़ करते हो। इतनी छोटी छोटी चीजों में गड़बड़ करोगे तो कैसे काम चलेगा? याद करो, पन्ने पलट के देखो अपने नोट्स में कहाँ लिखवाया है। मेहनत करो थोड़ी, करो मेहनत। नैनोमीटर का कन्वर्जन लिखवाया था मैंने। कितना आएगा आंसर? चलो लोगों के आंसर्स आ रहे हैं।
1 नैनोमीटर क्या होता है, कितने मीटर होता है, 10 की पावर कितना, -9। वेरी गुड वेरी गुड। चलो फटाफट बताओ फिर आंसर। बी आएगा बच्चों, बिल्कुल बी आएगा आंसर, 6 × 10⁻⁹ जूल्स। ठीक है, फटाफट से मैं सॉल्यूशन भी लिख देता हूं, सिंपल सा है सॉल्यूशन। फाई इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट या एच सी बाय लैम्डा नॉट। तो तुमको फाई पता करना था, फाई इज इक्वल्स टू एच की वैल्यू दे रखी है 6.6 इंटू 10⁻34। सी की वैल्यू कितनी होती है 3 × 10⁸ अपॉन, सब कुछ ऐसा यूनिट में रख रहे हैं। लैम्डा नॉट कितना रखना है बच्चों, लैम्डा नॉट कितना रख दूं मैं, जल्दी बताओ। तुम लोग रिप्लाई भेज नहीं रहे हो या मुझे रिप्लाई मिल नहीं रहा है? अच्छा भेज ही नहीं रहे थे। हाँ 330 इंटू 10⁻⁹ तो 5 is 6.6 इंटू 3 अपॉन इसको 3.3 कर दूं तो 10⁻⁻34 +8 और +7, ऐसा कुछ आ जाएगा। बस इतना करने के बाद तो कैलकुलेशन आसानी से हो जाएगा बच्चों। देखो ये 3.3 और ये 2 टाइम्स जाएगा। 5 is equals to 6 इंटू 10⁻8 + 7 is 15। 34 में से 15 माइनस कर दो तो कितना आएगा बच्चों, 19, और नेगेटिव का आएगा तो -19 जूल्स। यही था ऑप्शन अपना बी। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और मैं क्लास में करा रहा हूँ, फिर 2 क्वेश्चन में होमवर्क दूंगा। 3.3 कैसे लिखा, कैसी बातें करते हो यार बच्चों तुम यार, दिल दुखा देते हो। ये इसको कन्वर्ट कर दिया, 330 इंटू 10⁻⁹ को मैं लिख दिया 3.3 इंटू 100 इंटू 10⁻⁹। तो ये 10, ये हो गया 10⁻⁷, तो उसको लिख दिया 3.3 और ये -7 को इधर ले गया। लाइट डालने से इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों जाते हैं, सुजल को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। भाई इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए एनर्जी चाहिए, तुम लाइट डालोगे उसको एनर्जी मिल जाएगी, बाहर जाने के लिए तो निकल जाएगा। ठीक है, बात समझ में आई। भूल जाते हो तुम, 1-2 क्लास पहले जो पढ़ा, तो रिवाइज नहीं करते ना तुम। चलो अच्छी बात है, अच्छा रिजल्ट दोगे तो बहुत ही अच्छी बात है, मेहनत करोगे तो। चलो ओके, बिल्कुल बेटा, इलेक्ट्रॉन दूसरी तरीके से भी निकाल सकता है, बिल्कुल 1240 से करोगे तो भी आ जाएगा कन्वर्ट करके, बिल्कुल उससे भी आएगा आंसर। बट क्योंकि जूल में चाहिए था तो हमने डायरेक्टली वैल्यू ऐसे रख दी कि दिख रहा है, मतलब ये तुमको देखो बच्चों प्रैक्टिस करते करते दिखने लगेगा कि 6.6 और ये 3.3 जो है कट जाएंगे, तो सवाल पढ़ते पढ़ते ना ये रिलेशंस दिखने लग जाती हैं कि ये मतलब सॉल्वेबल है आसानी से, तो डायरेक्ट कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और बच्चों ये मैं कराता हूं, फिर अपन अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। बोर्स मॉडल आज स्टार्ट करेंगे और 2 क्वेश्चंस में आपको होमवर्क दूंगा, लिखो। और तो मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट सवाल करते करते क्लियर हो गया ना थोड़ा और। हाँ तो तुम लोग एक तो भरोसा करना सीखो थोड़ा, तुम लोगों का भरोसा नहीं होता। कोई बात नहीं तन्वी बेटा, ठीक है, आपको आएगी बात समझ में, मुझे पता है कि कितनी देर में कौन सी बात समझ में आती है। आई हैव सीन स्टूडेंट्स मेनी इयर्स, है ना, तो थोड़ा सब्र रखा करो, तुम्हें सब समझ में आएगा। लिखो 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 लिखो, रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन 3, रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू आर इंसिडेंट। इस बार वेरिएबल्स में सवाल दे रहा हूं, थोड़ा कॉन्सेप्ट सोच के वेरिएबल्स पे काम करोगे तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा लिखना पड़ेगा, सवाल पढ़ते से ही नहीं आएगा कि कैसे होगा, तो लिखना शुरू करना, ठीक है। रेडिएशंस ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू
are incident on a photo sensitive metal, full stop. The maximum kinetic energy of photoelectrons, the maximum kinetic energy of photoelectrons ejected is E. तो फ्रीक्वेंसी न्यू के फोटोन को डालते हो तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की ई आती है। व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, when the frequency of incident radiation is doubled, comma, then what is the maximum kinetic energy? Then what is the maximum kinetic energy of the photo electrons ejected in this case? तुमको ऑप्शंस दिए हुए हैं 2E, E/2, C, E plus h nu, या फिर D, E minus h nu। अरे बिना सॉल्व करे आंसर दोगे तो गड़बड़ी दोगे ना, बहुत सारे लोग गलत आंसर दे रहे हैं। सॉल्व करो, इक्वेशन लिखो, बिना इक्वेशन के आंसर नहीं आना। आयुष बेटा गलत है, इतनी देर से देख रहा हूं तुम बहुत एंथू में जवाब दिए जा रहे हो। इंसिडेंट रेडिएशन क्या होती है? जो लाइट अपन ने डाली उसको इंसिडेंट रेडिएशन कहते हैं बेटा। लाइट डाल रहे हो तो उसको इंसिडेंट रेडिएशन कह रहे हैं। ये बताओ इसमें से कौन कौन से ऑप्शन नहीं हो सकते, ये बता दो पहले तो, ये कौन कौन से ऑप्शन नहीं ही हो सकते। अच्छा, फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी तो तुमने जो सेकंड केस में एनर्जी है वो ई से बड़ी आएगी या छोटी, ये बताओ पहले तो। पहले फ्रीक्वेंसी डाल रहे थे तो ई से निकल रहा था, फ्रीक्वेंसी डबल कर दोगे तो एनर्जी ई से बड़ी आनी चाहिए या छोटी आनी चाहिए? बड़ी आएगी। तो जो ऑप्शंस है जिसमें एनर्जी ई से कम है वो तो हट ही गए, बी हट गया और डी हट गया, ये तो हो ही नहीं सकते, नहीं हो सकते ना। भाई बी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता, तो अब बचता है ए और सी। तो देखो लॉजिकली इतना तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो मैं सॉल्व करके बता देता हूँ, आंसर आएगा बच्चों सी। आई विल एक्सप्लेन दिस, लिसन। सुनो 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 सुनो, सी आएगा। सॉल्व करके निकालते हैं कैसे आएगा। तो मैं बोला कि फ्रीक्वेंसी न्यू डालने पर काइनेटिक एनर्जी ई है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या पढ़ा तुमने? व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5 पढ़ा था, पढ़ा था। तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू कितनी है? ई इज इक्वल्स टू एच न्यू माइनस 5, यही है। ये तुम्हारी इक्वेशन 1 बन गई। सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कितनी बोली है?
सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी कितनी बोली है, 2 न्यू है ना, 2 टाइम्स ऑफ न्यू हो जाएगी, न्यू डैश जो है वो 2 न्यू हो जाएगी, पहली बार की डबल हो गई। तो इसके लिए अपन काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू 2 एच न्यू माइनस 5 लिखेंगे। 2 टाइम्स एच न्यू माइनस 5 लिखेंगे। अच्छा, इक्वेशन 1 को थोड़ा रीअरेंज कर दें अगर, तो ये क्या बन जाएगा, 5 प्लस ई इज इक्वल्स टू एच न्यू हो जाएगा। 5 प्लस इक्वल टू एच न्यू हो गया। तो एच न्यू की जगह क्या करो, इसको उठा के रख दो यहाँ पे, रख दें बस, तो बस वैल्यू उठा के रख दो। therefore kinetic energy is equals to 2 into e plus 5 minus 5, तो ये हो गया 2e प्लस 2 5 माइनस 5। तो सेकंड केस में काइनेटिक एनर्जी कितनी आ गई, 2e प्लस 2e प्लस 5। ऐसे लिख सकते हो, या तो ऐसा ऑप्शन दे देते, या हमने यहाँ पे देखा है e प्लस 5 को एच न्यू भी लिख सकते हैं, तो इसको लिख दिया प्लस e प्लस 5 विच इज e प्लस एच न्यू। ठीक है, और अगर थोड़ा समझ में आ जाती चीजें तो ये कम स्टेप्स में भी हो जाएगा। अभी मैंने ज्यादा स्टेप्स में करके बताया मैथमेटिक्स, वरना तो ये यहीं पे सॉल्व हो जाता है सीधे। इसमें क्या करो, इसको एक जगह e प्लस 5 लिख दो और एक जगह एच न्यू लिख दो, तो यहीं पे सीधे ये स्टेप आ जाएगा। समझ आया। अरे नहीं समझ आया, ऐसा कैसे हो सकता है यार। भाई काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 2 बार लगा दिया अपन ने और कुछ नहीं किया। लास्ट स्टेप नहीं समझ आया। अच्छा सुनो 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 सुनो, ध्यान से सुन लो, जल्दी सुन लो। इधर इधर अभी आ जाएगा, इधर सुनो, देखो 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 देखो। तो मैं बोला फ्रीक्वेंसी न्यू डालने पर एनर्जी ई है, तो फ्रीक्वेंसी न्यू डालने पर काइनेटिक एनर्जी को ई रख दिया तुमने, ये इक्वेशन बना गई। इसमें दिक्कत किसी को, तो इस इक्वेशन को हमने रीअरेंज करके लिख दिया, 5 प्लस इक्वल टू एच न्यू, ये लिख दिया। ठीक है, आ रहे लास्ट स्टेप पे भी आ रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, अगली बार क्या कहा क्वेश्चन ने, व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज डबल्ड, यानी फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया। तो अब जो नई फ्रीक्वेंसी है न्यू डैश, ये नई फ्रीक्वेंसी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 2 टाइम्स ऑफ न्यू हो गई। नई फ्रीक्वेंसी इज डबल ऑफ ओरिजिनल, हुआ, जल्दी जल्दी हुआ या नहीं, जिन जिनको डाउट था। तो क्या किया मैंने, सेम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में एच न्यू की जगह क्या रख दिया, 2 न्यू, तो ये हो गया 2 इंटू एच न्यू, हो गया, माइनस 5 तो 5 रहेगा। अब इसको चाहे ऐसे लिख लो या दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। एच न्यू की जगह मैंने क्या किया, एच न्यू जो था वो ई प्लस 5 था, तो उठा के यहाँ रख दिया। ऐसे कर लो, या तुमको और आसान करना है तो ऐसे लिख सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू प्लस एच न्यू माइनस 5। ठीक है, अभी एच न्यू माइनस 5 जो था, ये कितना था, एच न्यू माइनस 5 कितना था, कितना था एच न्यू माइनस 5, जल्दी जल्दी कितना था, ई, तो इसकी जगह ई रख दूं मैं, तो काइनेटिक एनर्जी आ गई एच न्यू प्लस ई। आया समझ में। ठीक है, कम स्टेप्स में हो गया। चलो, तो वो उधर कुछ नहीं है, बस मैथमेटिक्स ही, और कुछ नहीं है। तो मैं 1 2 क्वेश्चन और दे रहा हूँ, वो होमवर्क रहेंगे बच्चों, दीज विल बी योर होमवर्क। जल्दी से लिख लो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6।
कोई बात नहीं बच्चों, ये क्वेश्चन देखो क्लास में जो मैं कराता हूँ वो घर पे दोबारा कर लिया करो, जो जो क्वेश्चन क्लास में तुमसे पहली बार में नहीं होते ना, डू देम। चलो जल्दी लिख लो क्वेश्चन नंबर 5, ये होमवर्क रहेगा बच्चों तुम्हारे लिए। जल्दी लिख लो। ये भी टफ नहीं है, सिर्फ वेरिएबल्स में ही है। बेटा टेस्ट से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपके ग्रुप पे आ जाएगी। टेस्ट का टाइम, टेस्ट की डेट, टेस्ट का सिलेबस, एवरीथिंग। जस्ट कीप चेकिंग योर ग्रुप्स। अभी जल्दी से सवाल लिखो, फिर एक सवाल और देना है मेरे को, फिर अपना अगले टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। आज बोर्स मॉडल। हाँ हाँ, मतलब कल है तुम्हारा टेस्ट, मुझे पता है। सिलेबस भी ग्रुप पे डला हुआ है, देखोगे एक बार ध्यान से तो। लिख लिया सवाल? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। लिखो लिखो, जल्दी लिखो। चलो स्क्रॉल कर दूं ऊपर थोड़ा। बेटा दो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ नहीं है, एक ही वेवलेंथ है लैम्डा नॉट, दूसरी वेवलेंथ थ्रेशोल्ड नहीं है। तो ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है, मतलब इजी है, टफ नहीं है। दीज आर इजी क्वेश्चंस, बट हाँ वेरिएबल्स में है क्वेश्चन, ये है। द क्वेश्चंस आर इन द फॉर्म ऑफ वेरिएबल्स। प्लैंक्स कांस्टेंट मींस कैसी बातें कर रहे हो यार? प्लैंक्स कांस्टेंट, कांस्टेंट उसकी वैल्यू है, एच को प्लैंक्स कांस्टेंट कहते हैं। उसका मतलब क्या पूछ रहे हो? लिख लिए क्या सवाल? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो लिख लो।
तो बेटा ये फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। दिस इज न्यू 1 एंड दिस इज न्यू 2, और ये दिया हुआ है न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2। फ्रीक्वेंसीज हैं ये, वेलोसिटीज नहीं है, याद रखना। लिख लिया? ज्यादातर बच्चों ने लिख लिया है, कुछ बच्चों को बचा है। बच्चों जल्दी लिख लो, जल्दी लिख लो। नया टॉपिक अभी स्टार्ट करना है अपने को। बोर्स मॉडल, पोस्टलेट्स तो आज लिख ही लेंगे हम लोग। चलो लिख लिया सबने? जल्दी करो जल्दी करो, आधा मिनट और दे रहा हूँ, हाफ अ मिनट मोर। ठीक है, न्यू 1 और न्यू 2 फ्रीक्वेंसीज हैं, दीज आर फ्रीक्वेंसीज। न्यू 1 न्यू 2 इज फ्रीक्वेंसी, न्यू 1 इज ग्रेटर देन न्यू 2, इसमें भी सब फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है। न्यू 1 न्यू 2 ये सब फ्रीक्वेंसीज हैं। के इज कांस्टेंट, ये यहाँ के है। चलो बच्चों, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में और भी कुछ कुछ चीजें मैं बीच बीच में बात करता रहूंगा, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बहुत ज्यादा टाइम निकालेंगे तो फिर क्या होगा कि तुम भी थोड़ा बोर हो जाओगे, टॉपिक बहुत ज्यादा टाइम ले लेगा। तो लेट्स मूव ऑन टू अ न्यू टॉपिक व्हिच इज बोर्स एटॉमिक मॉडल, जिसके हमको पोस्टुलेट्स लिखना आज स्टार्ट करना है। तो एक काम करो, पहले बोर्स एटॉमिक मॉडल लिख लो, फिर थोड़ी जगह छोड़ दो, कुछ स्टेटमेंट लिखना, उसके बाद हम पोस्टुलेट्स लिखेंगे। लिखी बच्चों नई हेडिंग? अरे बहुत टाइम है यार, तुम टाइम बहुत देखते हो। जल्दी लिखो हेडिंग, बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये तुमने पढ़ा है बट बहुत कम पढ़ा है, इसमें बहुत ज्यादा चीजें हम पढ़ेंगे। स्पेस नहीं लीव करना है, मैं तुम्हें लिखवा रहा हूँ, सिर्फ हेडिंग लिख ली तुमने, बोर्स एटॉमिक मॉडल। चलो लिखो, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटाइजेशन। इट इज बेस्ड ऑन concept of quantization of angular momentum and the concept of stationary orbits। नहीं नहीं, लाइन नहीं छोड़नी, लिखना है तुमको। इतना लिखो, फिर पोस्टुलेट्स लिखते हैं। लिख लिया? postulates number one, electrons revolve around the nucleus in circular orbits। electrons revolve around the nucleus in circular orbits। second point, the required centripetal force is provided by Coulombic force of attraction। is provided by Coulombic force of attraction। Coulombic force of attraction का मतलब क्या है?
यहाँ तक लिखो तो मैं बताता हूँ। लिख लिया? तो देखो इस सब का मतलब क्या है। ये न्यूक्लियस है, इसमें जो चार्ज होगा दैट इज पॉजिटिव जेड इंटू ई। ये बात समझ में आती है? एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसको ई लिखते हैं। ई इज बेसिकली वैल्यू ऑफ 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम। ई की ये वैल्यू है 1.6 इंटू 10 to the power -19 कूलम्स। तो ये तो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होता है, जितने प्रोटॉन है उतना टाइम्स इंटू ई ये चार्ज होगा न्यूक्लियस के अंदर। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, ई जो है, ई इज अवर इलेक्ट्रॉन। अब कोई भी चीज जब गोल घूमती है, कोई भी चीज जब गोल घूमती है, बनाना रहेगा आपको, पहले सुन लो। तो उस पे एक फोर्स होता है सेंटर की तरफ, उसको कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, जैसे कभी आपने रस्सी के एंड पे पत्थर या कोई भारी चीज लगा के घुमाई होगी, तो रस्सी उसको पकड़ के खींच रही होती है। तो उसको गोल गोल घुमाते वक्त देयर इज सम सेंट्रीपिटल फोर्स, है ना? कुछ सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर की तरफ जो उसको घुमा रहा होता है। तो उस फोर्स को कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, जो सेंटर की तरफ लगता है। ठीक है। हाँ, जैसे अर्थ और सन के बीच में ग्रेविटी है, तो अर्थ सन के चारों तरफ घूम रही है, तो अर्थ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव है, इस पर नेगेटिव है, तो इन दोनों में क्या होगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। देयर इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है, इसको कहेंगे हम रेडियस। आर एन इज रेडियस। आर एन इज रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट। और इलेक्ट्रॉन किसी स्पीड से घूम रहा होगा, इलेक्ट्रॉन इज मूविंग विद सम स्पीड vn। तो vn इज स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द ऑर्बिट, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दी ऑर्बिट। ये डायग्राम बना लो जल्दी से, फिर मैं समझाता हूँ क्या क्या रिलेशन आया एंगुलर मोमेंटम का फोर्स के साथ, क्या रिलेशन है। बेटा एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज नहीं है यहाँ पे, या मतलब उसका क्वांटाइजेशन का मतलब क्या है मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, आई टेल। अभी तो तुम ये डायग्राम बना लो, ये पॉइंट्स लिख लो, न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन, वी एन, आर एन क्या है ये सब जल्दी से। हाँ समृद्धि बेटा, मोस्टली आई विल। ये लिखा? मैं समझाता हूँ, लिखो तो सही। अब बोर ने क्या कहा था वो समझाता हूँ। तो बोर ने कहा कि अगर ऐसा हो रहा है कि न्यूक्लियस से किसी एक डिस्टेंस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो रदरफोर्ड भी कह तो यही रहा था। रदरफोर्ड ने कहा था न्यूक्लियस इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, बट रदरफोर्ड ने ऐसा कुछ नहीं कहा था कि किसी फिक्स्ड डिस्टेंस पे घूम रहे हैं। रदरफोर्ड ने कहा था कि गोल गोल सर्कल्स में घूमते हैं। बोर ने कहा कि इन सर्कल्स का कुछ पैरामीटर फिक्स्ड होगा। वो पैरामीटर क्या फिक्स्ड होगा? कि न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन सिर्फ उतनी ही दूरी पे घूमेंगे जहां पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्वांटाइज्ड होगा। कैसे क्वांटाइज्ड होगा ये मैं बताता हूँ। ठीक है, और ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये प्रोवाइड कौन कर रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला पता है किसी को? डू यू नो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला? नहीं पता है?
क्या होता है mv²/r। बिल्कुल, ये आपको पता होना चाहिए। मतलब पता मतलब नहीं पता तो आगे पता चल जाएगा। अभी लिख लो, सेंट्रीपेटल फोर्स इज mv²/r। अच्छा, फोर्स बिटवीन चार्जेस का फॉर्मूला, फोर्स बिटवीन चार्जेस का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है फोर्स बिटवीन चार्जेस का। चार्ज कैसे है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। तो चार्जेस क्या है हमारे पास, Q1 इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस विच इज, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है Z/E, और Q2 is charge on electron which is only E। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर Z प्रोटॉन्स है तो उन पे चार्ज Z/E, इलेक्ट्रॉन एक ही है तो उस पे चार्ज E। therefore फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, K इंटू ZE इंटू E अपॉन आर स्क्वायर। इसको लिख लो जल्दी से। K इज अ कांस्टेंट बेटा, K इज अ कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसकी वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बेसिकली ये तुम फिजिक्स में आगे जाके पढ़ोगे, अभी सिर्फ हमको इसका डेरिवेशन में काम आएगा, तो हम डेरिवेशन में लिख लेते हैं। ये फॉर्मूला फिजिक्स में आगे जाके पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है के Q1 Q2/r²। Q1 इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस में Z प्रोटॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज Z। हर प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है उसको लिख दिया हमने E, एवरी प्रोटॉन इज चार्ज E। ठीक है, इसको एप्सिलॉन नॉट बोलते हैं बेटा, दिस इज नोन एज एप्सिलॉन नॉट। वैसे इन चीजों की जरूरत नहीं है तुमको, दिस इज रेड एज एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, परमिटिविटी होती है लेकिन उसको समझने की जरूरत नहीं है अभी तुमको, ये सब फिजिक्स में समझोगे। अभी जो समझने वाली बात है वो बस इतनी समझो कि दिस इज अ कांस्टेंट, उसकी वैल्यू ये है, उसकी भी तुमको रटने की जरूरत अभी नहीं है। फॉर्मूला के Q1 Q2/r² होता है, उसमें Q1 Q2 समझ में आना चाहिए कि Q1 इज चार्ज ऑन न्यूक्लियस तो उसको ZE रख दिया है, Q2 इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन तो उसको E रख दिया है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये आ गया, इतना समझ में आना चाहिए। के इज कांस्टेंट, जिसका हमको अभी राइट नाउ काम नहीं पड़ रहा है, वो जब पड़ेगा फिजिक्स में तब हम उसको देख लेंगे। ठीक है, जेड क्या होता है, कैसी बातें करते हो यार, आज तो बहुत दुखी कर रहे हो। जेड क्या होता है, क्या होता है जेड, बताना जरा, कहाँ पढ़ा था जेड तुमने। एटॉमिक नंबर होता है जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, पहले दूसरे लेक्चर में सिखाया था। आज तो भारी दुखी किया है तुम लोगों ने यार, मतलब सही में। लिखो, क्लास में होते तुम्हारी खूब डांट लगाता मैं, सामने होते ना मेरे तो तुम्हें इतना डांटता ना, मतलब। लिखो लिखो। यहाँ तक लिखा सबने, लिख लिया। तो ये दोनों इक्वल होते हैं, देयर फोर mv²/r इज इक्वल्स टू के ZE इंटू ई, ZE²/r²। ये इक्वेशन आ गई, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, और इसको v सबस्क्रिप्ट 10 लिख देते हैं, Vn वेलोसिटी इन nth रेडियस। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो फोर्स बिटवीन चार्जेस से आता है। इन दोनों को इक्वल करके हमने ये इक्वेशन बना ली। ये इक्वेशन हमें काम आएगी आगे डेरिवेशन करने में। ठीक है,
बेटा ई सिर्फ वैल्यू लिख दी है, ई is equal to 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. This is the charge on an electron or proton. Is charge on an electron or proton. ये वैल्यू है, ये हमको याद होना चाहिए। उस वैल्यू को रखने की जगह ई रख दिया है, ठीक है। आर कैंसिल हो जाएगा, वो बाद में कर लेंगे। चलो ये सेकंड पॉइंट आ गया। थर्ड पॉइंट लिखो बच्चों, राइट डाउन द थर्ड पॉइंट। अभी यार लिख लो, permitted circular orbits are called stationary orbits. Permitted circular orbits are called stationary orbits, in which orbital angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi. H upon 2 pi. Therefore, angular momentum is m into Vn into Rn. इंटीग्रल मल्टीपल जो हो जाएगा that will be n into h upon 2 pi. इनको इक्वेट कर देते तो mvn rn is equals to n into h upon 2 pi आ जाएगा। ये इसका थर्ड पोस्टुलेट कह रहा था कि जिस भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ऑन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम h upon 2 pi का इंटीग्रल मल्टीपल होगा, यानी n जो है इट इज अ पॉजिटिव इंटीजर, where m is mass of electron, Vn is velocity of electron, Rn is radius of orbit, n is orbit number, which is 1, 2, 3, 4 or something. H is Planck's constant. अब ये तो नहीं पूछोगे सर h के बाद 2 क्या है और पाई क्या है? ठीक है, ये मत पूछ लेंगे सर h और के बाद 2 क्या है और पाई क्या है। अरे इतनी जल्दी क्या जाने की, चले जाना यार। हाँ, क्या हुआ, थक गए क्या तुम लोग? अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, आज की क्लास के लिए मैं इतना ही लिखवाता हूँ। लेट्स स्टॉप राइटिंग हियर इटसेल्फ, ओके।